इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है झारखंड में शहरी शासन, जिसे हम अक्सर अर्बन गवर्नेंस भी कहते हैं। बिल्कुल। जब भी हम किसी शहर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद ऊंची इमारतें या ट्रैफिक और चौड़ी सड़कें? हाँ, बिल्कुल। ट्रैफिक, मॉल्स और सड़कें। लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा गया है कि ये पूरी की पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है? मतलब सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी का आना, घरों में पानी की सप्लाई और स्ट्रीट लाइट्स का जलना, ये सब कोई जादू तो है नहीं। ये एक बेहद जटिल तंत्र है। आज हमारे पास जो स्रोत और आंकड़े मौजूद हैं, वे इस पूरी कार्यप्रणाली को एक 3D मॉडल की तरह हमारे सामने रखते हैं। एक 3D मॉडल? ये तुलना मुझे बहुत सटीक लग रही है ना? इस मॉडल में पर्यावरण, नागरिक सेवाएं और विकास, ये सभी आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि एक धागा खींचो तो दूसरा अपने आप हिलने लगता है। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और इस 3D मॉडल वाली बात को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो किसी भी शहर के शासन को गहराई से समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य आयामों को देखना होगा। अच्छा, तो वो 3 आयाम कौन से हैं? पहला आयाम है संवैधानिक ढांचा, यानी वो कानूनी नींव जिस पर पूरा का पूरा शहर टिका हुआ है। दूसरा है संस्थागत संरचना, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे नगर निगम हो गया या नगर परिषद, उनका डिजाइन कैसा है। और तीसरा आयाम, जो शायद आम नागरिक की जिंदगी पर सबसे सीधा और बड़ा असर डालता है, वो है कार्यप्रणाली। मतलब चुनाव कैसे होते हैं, आरक्षण कैसे तय होता है, और सबसे बड़ी बात, पैसा कहाँ से आता है। एकदम सही। इन संस्थाओं के पास काम करने के लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से आते हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं कि सड़क टूट गई या नाली जाम है। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन ये पता ही नहीं होता कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर है कौन, या उस तक पहुंचा कैसे जाए। तो अगर हम इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत से बात करें, एकदम बेसलाइन से, तो 1992 का 74वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर नजर आता है। बहुत बड़ा। उससे पहले की स्थिति क्या थी और इस संशोधन ने ऐसा क्या बदल दिया? देखिए, 1992 से पहले की स्थिति को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा अस्थिरता। अस्थिर का मतलब कोई पक्का नियम नहीं था? बिल्कुल नहीं। शहरी निकाय पूरी तरह से राज्य सरकारों के रहमो करम पर चलते थे। राज्य सरकार का जब मन किया चुनाव करवा लिए, और जब मन किया निकाय को भंग कर दिया। एकदम सही। लेकिन 74वें संविधान संशोधन ने इस मनमानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा। भाग 9A? हाँ, और इन शहरी निकायों को एक ठोस संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब वे राज्य सरकार की कोई एजेंसी मात्र नहीं रह गए थे। मतलब उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई। बिल्कुल। उन्हें स्वशासन की एक स्वतंत्र इकाई मान लिया गया। इसके तहत कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की असली नींव रखी। और इन अनुच्छेदों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, ये शहरों की धड़कन तय करते हैं। जैसे अगर हम अनुच्छेद 243Q की बात करें तो स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये नगर पालिकाओं का गठन अनिवार्य बनाता है। अनिवार्य? हाँ, मतलब राज्य सरकार इससे भाग नहीं सकती। बिल्कुल। और सिर्फ एक बिल्डिंग या संस्था बना देना ही काफी नहीं है, उसमें लोगों की हिस्सेदारी कैसे होगी, इसके लिए अनुच्छेद 243T है। हाँ, अनुच्छेद 243T असल में प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, समाज के हर वर्ग की आवाज सुनिश्चित करता है। इसके तहत अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया गया। ये बहुत जरूरी कदम था। बिल्कुल। ये सुनिश्चित किया गया कि शहर के विकास का नक्शा सिर्फ कुछ रसूखदार लोग ही ना बनाए, ग्रास रूट लेवल के हर वर्ग की उसमें हिस्सेदारी हो। इसके बाद एक और अनुच्छेद आता है 243W। इसका क्या काम है? ये इन निकायों को असली पावर देता है, शक्तियां देता है कि उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभानी हैं। एक मिनट, यहाँ एक बहुत व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछिए। शक्तियां और जिम्मेदारियां तो दे दी, लेकिन बिना पैसे के तो कोई भी संस्था एक दिन भी काम नहीं कर सकती। मतलब एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन के साथ साथ ईंधन भी तो चाहिए। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और यही वो बिंदु है जहां अनुच्छेद 243X सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये वो ईंधन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा। ये अनुच्छेद नगर निकायों को अपना खुद का कर
या टैक्स लगाने, उसे वसूलने और इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। खुद का टैक्स लगाने की शक्ति? हाँ, अगर उनके पास अपना पैसा ही नहीं होगा तो वे हर छोटे काम के लिए राज्य सरकार का मुंह ताकते रहेंगे। सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। लेकिन जब हम झारखंड के इतिहास की ओर देखते हैं तो ये कानूनी सफर इतना सीधा और आसान बिल्कुल नहीं दिखता। वहाँ काफी पेचीदगियां रही हैं। राज्य बनने के बाद भी काफी समय तक एक अजीब सा प्रशासनिक भ्रम बना रहा। अलग अलग शहरों में अलग अलग नियम चल रहे थे। जी। स्रोत सामग्री में ये बहुत स्पष्ट है कि उदाहरण के तौर पर राजधानी रांची में रांची नगर निगम अधिनियम 2001 लागू था। वहीं दूसरी तरफ धनबाद या अन्य खनिज वाले इलाकों में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1986 जैसे बहुत पुराने नियम हावी थे, जिसे माडा भी कहते हैं। हाँ, अब सोचने वाली बात है, एक ही राज्य में अलग अलग शहरों के लिए इतने सारे अलग अलग नियम। ये तो ऐसा है जैसे एक ही खेल में हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग रूल बुक दे दी गई हो। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इन अलग अलग रूल बुक्स का सीधा और नकारात्मक असर शहर के विकास पर पड़ता है। कैसे? अलग कानूनों का मतलब था वित्तीय ढांचे में असमानता, जवाबदेही की बहुत भारी कमी और प्रशासनिक जटिलता। किसी शहर में कोई काम आसानी से हो जाता था तो दूसरे शहर में वही काम महीनों अटका रहता था। मतलब कोई एक रूपता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और इसी ऐतिहासिक बॉटलनेक को खत्म करने के लिए 2011 में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011। तो क्या इस नए कानून ने पुरानी सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से साफ कर दिया? जी हाँ, इस समेकित कानून ने, जिसे हम कंसोलिडेटेड लॉ कहते हैं, उन तमाम पुराने और अलग अलग अधिनियमों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मकसद बहुत साफ था, पूरे झारखंड के सभी शहरी निकायों के लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क तैयार करना, ताकि वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता आए, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके और पूरी व्यवस्था में एक व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनल अप्रोच आए। ये एकीकरण निश्चित रूप से प्रशासन को आसान बनाने वाला कदम है। अब इस चर्चा को शासन के दूसरे आयाम की तरफ मोड़ते हैं, शहर के प्रकार और गठन के पैमाने। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि राज्य का हर शहरी इलाका एक जैसा नहीं होता। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 3 अलग-अलग स्तरों में बांटा गया है। सबसे ऊंचे स्तर पर आते हैं नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ये वो बड़े शहर हैं जहां की आबादी 1,50,000 से ज्यादा है। जी। आंकड़ों के अनुसार झारखंड में इस वक्त 9 नगर निगम हैं। रांची, धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, गिरिडीह, चास, मानगो और आदित्यपुर। यहाँ की चुनौतियां जाहिर तौर पर बहुत बड़े स्तर की होती हैं। इसके बाद जो बीच का स्तर आता है उसे नगर परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। ये वो शहर हैं जिनकी जनसंख्या 40,000 से लेकर 1,50,000 के बीच होती है। अच्छा, इसमें भी कुछ कैटेगरीज है ना? हाँ, प्रशासनिक बारीकी के लिए इन्हें भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। क्लास ए, जहां की आबादी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है, और क्लास बी, जहां 40,000 से 1 लाख लोग रहते हैं। और ऐसे कितने नगर परिषद हैं? पूरे झारखंड में ऐसे 20 नगर परिषद काम कर रहे हैं। और जो सबसे निचला या जमीनी स्तर है उसे नगर पंचायत कहा जाता है। इनकी आबादी 12,000 से 40,000 के बीच होती है। सही। स्रोत बताते हैं कि झारखंड में 19 नगर पंचायतें हैं। ये असल में संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिशनल एरियाज। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वो इलाके हैं जो अब पूरी तरह से गांव नहीं रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से बड़े शहर भी नहीं बन पाए हैं। वे एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह विषय वास्तव में अत्यंत रोचक हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी गांव में बहुत सारे लोग आकर बस जाएं, यानी बस जनसंख्या बढ़ जाए, तो वो शहर बन जाएगा। ये एक बहुत आम धारणा है। तो क्या सिर्फ भीड़ के आ जाने से कोई इलाका शहर घोषित हो जाता है? बिल्कुल नहीं, और ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र को शहरी घोषित करने के लिए सिर्फ लोगों की गिनती काफी नहीं होती। तो और क्या देखा जाता है? राज्य सरकार कई अन्य मानकों को एक तराजू पर तोलती है। इसमें सबसे बड़ा पैमाना है जनसंख्या घनत्व, यानी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अगर एक बहुत बड़े इलाके में 50,000 लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं तो वो शहर नहीं कहलाएगा। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज देखी जाती है, गैर कृषि रोजगार। गैर कृषि रोजगार, इसका मतलब कि वहां के लोग अपना घर चलाने के लिए
खेती के अलावा क्या काम कर रहे हैं? एकदम सही। अगर किसी इलाके के 70-80% लोग अभी भी खेती कर रहे हैं तो आबादी चाहे जितनी भी हो वो ग्रामीण इलाका ही माना जाएगा। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प पैमाना है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ के ज्यादातर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं या सर्विस सेक्टर में हैं, तो वो शहरीकरण का पक्का संकेत है। और साथ ही उस क्षेत्र का आर्थिक और औद्योगिक महत्व क्या है? राज्य के राजस्व में उसका क्या योगदान है? इन सब बातों को मिलाकर ही शहर का दर्जा मिलता है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण समझने के बाद अब हम इस व्यवस्था के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में सत्ता का केंद्र है, शक्ति का संतुलन, प्रशासन बनाम स्वशासन। ये एक ऐसा विषय है जहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। आम लोगों के बीच अक्सर ये बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि शहर का असली बॉस आखिर है कौन? जिला प्रशासन, जिसे हम डीएम या डीसी कहते हैं, वो बॉस हैं, या फिर नगर निकाय के मुखिया यानी मेयर? ये भ्रम इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके काम करने के दायरे बिल्कुल अलग-अलग हैं। कैसे? जो जिला प्रशासन है, जिसका नेतृत्व डीएम या डीसी करते हैं, वे राज्य सरकार के सीधे प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम पूरे जिले पर नजर रखना है, चाहे वो गांव हो या शहर। मतलब उनका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, उनका मुख्य फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखना, जमीन के विवाद सुलझाना और सामान्य प्रशासन देखना है। और दूसरी तरफ जो नगर निकाय हैं, जिनके शीर्ष पर मेयर या अध्यक्ष होते हैं, वे जनता द्वारा सीधे चुने गए लोग हैं। ये एक स्वशासन संस्था है। जी। इनका पुलिस या सामान्य प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता। इनका दायरा सिर्फ शहर की बाउंड्री के भीतर के विकास, सड़क, पानी, सफाई और बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित है। सही कहा। और ये जानना भी दिलचस्प है कि प्रशासनिक ढांचे में एक जिले के भीतर एक से अधिक नगर निकाय भी हो सकते हैं। हाँ, धनबाद इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोत में धनबाद का जिक्र है, जहां जिले के भीतर धनबाद नगर निगम तो है ही, लेकिन उसी जिले में चिरकुंडा का अपना अलग नगर निकाय भी काम कर रहा है। और जब हम इस नगर निकाय के अंदरूनी ढांचे को देखते हैं ना, तो वो एक पिरामिड जैसा दिखता है। पिरामिड? हाँ, पिरामिड की चोटी पर मेयर या अध्यक्ष बैठे होते हैं। अब आम जनता को लगता है कि सारी ताकत उन्हीं के पास है, क्योंकि वे बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल, और वे शहर का चेहरा भी होते हैं। लेकिन हकीकत कागजों से थोड़ी अलग है। असली प्रशासनिक और वित्तीय ताकत मेयर के अकेले हाथों में नहीं होती। तो फिर असली कंट्रोल किसके पास होता है? असली ताकत होती है स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी के पास। आप इसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। ये समिति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। शहर के लिए नीतियां बनाना, बड़े बजट पास करना, टेंडर अप्रूव करना, ये सब स्थायी समिति ही तय करती है। मतलब मेयर अकेले फैसला नहीं ले सकते? नहीं। और इस स्थायी समिति के नीचे फिर और भी कई समितियां होती हैं जो एकदम जमीन पर काम करती हैं, जैसे हर वार्ड के लिए वार्ड समिति, विशेष मुद्दों के लिए विषय समिति जो सिर्फ पानी, कचरा प्रबंधन या शिक्षा जैसे खास विभागों पर फोकस करती है। और जो बड़े नगर निगम है, वहाँ आंचलिक या जोनल समितियां भी बनाई जाती हैं ताकि काम का बंटवारा ठीक से हो सके। यानी ये पूरा ढांचा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो जाए। एकदम सही। अब इस पिरामिड को बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं। चुनाव, सामाजिक न्याय और वर्तमान स्थिति। इस लोकतांत्रिक ढांचे में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनकी प्रक्रिया और योग्यता के नियम काफी दिलचस्प हैं। हाँ, उम्र वाले नियम विशेष रूप से। राज्य निर्वाचन आयोग हर 5 साल में चुनाव कराता है। ये तो हम सब जानते हैं कि वोटर बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लेकिन जब बात चुनाव लड़ने की आती है तो नियम एकदम बदल जाते हैं। स्रोत के अनुसार अगर किसी को अपने इलाके का वार्ड पार्षद बनना है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जी। लेकिन अगर नजर मेयर या अध्यक्ष की कुर्सी पर है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए। 30 वर्ष की यह सीमा इसलिए रखी गई है क्योंकि मेयर का पद सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ पूरे शहर के लाखों लोगों की जिम्मेदारी जुड़ी होती है। इसके लिए एक खास स्तर के अनुभव और प्रशासनिक परिपक्वता की जरूरत होती है। सही बात है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया का जो सबसे खूबसूरत और मजबूत पहलू है वो उम्र नहीं बल्कि आरक्षण व्यवस्था है। सामाजिक न्याय के नजरिए से? हाँ, ये शहरी प्रशासन में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। और इसमें जो सबसे बड़ा कदम है वो है महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में 50% आरक्षण। बिल्कुल, 50% आरक्षण कोई छोटी बात नहीं है जी। ये नेतृत्व के स्तर पर एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह है। एकदम। इसके अलावा
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शहर में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जी। लेकिन जब बात अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की आती है तो वहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वहां सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू होता है। हाँ, ट्रिपल टेस्ट। ये ट्रिपल टेस्ट असल में है क्या और ये कैसे काम करता है? देखिए, ओबीसी आरक्षण के मामले में ये ट्रिपल टेस्ट एक तरह का कानूनी और प्रशासनिक चेक पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप सिर्फ अंदाजे से आरक्षण नहीं दे सकते। मतलब डेटा चाहिए। बिल्कुल। इस टेस्ट के 3 चरण होते हैं। पहला, राज्य सरकार को एक विशेष आयोग बनाना होगा जो पूरे राज्य में पिछड़ेपन का सटीक और एकदम नया आंकड़ा जुटाएगा। दूसरा, उस आंकड़े के आधार पर निकायवार आरक्षण का अनुपात तय किया जाएगा। मतलब हर नगर निकाय का अलग अनुपात। और तीसरा, जो सबसे सख्त नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए, एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षित सीटें 50% की सीमा को पार नहीं कर सकती। अच्छा, 50% की कैपिंग है? हाँ, ये सीमा इसलिए है ताकि समाज के सभी वर्गों के बीच एक संतुलन बना रहे। लेकिन इन बेहतरीन नियमों और प्रक्रियाओं के बीच एक बहुत कड़वी जमीनी सच्चाई भी है। चुनाव में देरी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब हम चुनाव के वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो पाते हैं कि चुनाव हमेशा तय समय पर नहीं होते। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012, 20 और 22 में चुनावी प्रक्रिया में भारी देरी हुई थी। जी, ये एक ऐतिहासिक समस्या रही है। और अगर हम आज की बात करें तो चुनाव अभी भी लंबित पड़े हैं। वर्तमान जानकारी के अनुसार इन निकायों के चुनाव अब 2026 में अपेक्षित हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। कैसा प्रश्न? क्योंकि चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं है। जब चुनाव में देरी होती है तो इसका सीधा खामियाजा शहर की बुनियादी सुविधाओं को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। सोचिए, जब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे तो जिस स्थायी समिति या वार्ड कमेटियों की हमने अभी चर्चा की थी वो सब निष्क्रिय हो जाएंगी। मतलब स्वशासन का जो पूरा पिरामिड हमने समझा था वो पूरी तरह ढह जाता है। बिल्कुल। और जब पिरामिड ढहता है तो शहर को चलाने की पूरी ताकत वापस नौकरशाही यानी अधिकारियों के पास चली जाती है। ये तो 74वें संशोधन के मूल उद्देश्य के एकदम खिलाफ हो गया। एकदम खिलाफ। जहां आम नागरिक को सत्ता में भागीदार बनाने की बात की गई थी वो खत्म हो जाता है। अधिकारी अपने स्तर पर काम तो करते हैं लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। आम आदमी अपनी गली की टूटी सड़क या रुके हुए पानी की शिकायत लेकर सीधे किसी बड़े अधिकारी के पास जाने में हिचकिचाता है, जबकि अपने चुने हुए वार्ड पार्षद का कॉलर वो हक से पकड़ सकता था। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है कि कैसे एक प्रशासनिक देरी ग्रास रूट लेवल के लोकतंत्र को पंगु बना सकती है। अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे व्यावहारिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कार्यप्रणाली और वित्तीय इंजन। जी, आखिर ये नगर निकाय दिन भर में करते क्या हैं? इनके प्रमुख कार्यों में शामिल है शहर की भविष्य की रूपरेखा तय करना, यानी अर्बन प्लानिंग। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। शहर में जो हम सड़कें, फुटपाथ और पार्क देखते हैं उनका निर्माण और रखरखाव भी इन्हीं के जिम्मे है। घर घर जलापूर्ति सुनिश्चित करना और जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना भी इनका ही काम है। और ये सब काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। इन निकायों का जो वित्तीय इंजन है वो मुख्य रूप से 3 जगह से फ्यूल लेता है। हाँ। पहला है कर राजस्व या टैक्स रेवेन्यू। इसके तहत वे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलते हैं, खाली पड़ी जमीनों पर टैक्स लगाते हैं और शहर में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स या विज्ञापन दिखते हैं उनसे कर लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और विज्ञापन से एक पूरे शहर का भारी भरकम खर्च निकल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकता। इसलिए आमदनी का दूसरा स्रोत होता है गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, या व्यापार को चलाने के लिए लिया जाने वाला ट्रेड लाइसेंस फीस और भवनों के निर्माण के लिए मिलने वाले परमिट की फीस। फिर भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या बड़े फ्लाईओवर बनाने के लिए तो ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही एंट्री होती है तीसरे और सबसे बड़े स्रोत की, अनुदान या ग्रांट्स। ये वो बड़ा फंड है जो केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से इन निकायों को विकास कार्यों के लिए मिलता है। इन तीनों स्रोतों टैक्स, नॉन टैक्स और ग्रांट्स का सही संतुलन ही ये तय करता है कि कोई शहर विकास की दौड़ में कितनी तेज भागेगा। अगर निकाय खुद अपना टैक्स वसूलने में नाकाम रहते हैं तो वे हमेशा अनुदान के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाए खड़े रहेंगे
और स्वतंत्र फैसले कभी नहीं ले पाएंगे। तो इस पूरी व्यवस्था का निष्कर्ष क्या है? हमने 74वें संशोधन के ब्लूप्रिंट से लेकर नगर निगमों के ढांचे, डीएम बनाम मेयर की शक्तियां, चुनाव में आरक्षण के पेच और टैक्स वसूलने के तरीकों तक हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। इन नगर निकायों को सिर्फ शहर साफ रखने वाली या टैक्स वसूलने वाली प्रशासनिक एजेंसियां समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो फिर इन्हें क्या समझना चाहिए? दरअसल ये निकाय लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला हैं। प्राइमरी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, ये वो पहली सीढ़ी है जहां एक आम नागरिक अपने अधिकारों को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है और शासन की प्रक्रिया से सीधे तौर पर रूबरू होता है। अगर ये नींव मजबूत होगी, तभी देश का वृहद लोकतांत्रिक ढांचा भी सुरक्षित रहेगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर स्थानीय नगर निकाय सच में लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जहां से नागरिक भागीदारी की शुरुआत होती है, तो बार बार होने वाले चुनावी विलंब, जैसे कि वर्तमान में लंबित चुनाव, से क्या असर पड़ता है? क्या चुनाव के बिना ये प्राथमिक पाठशाला बंद पड़ी है? और यदि नींव के स्तर पर ही नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे पूरे राज्य के बड़े लोकतांत्रिक ढांचे की सेहत पर दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा?